पृथ्वी पर एक नई बर्फीली युग शुरू हो रही है जब एक रहस्यमय द्वार की कक्षा में एक अन्य सौर प्रणाली की ओर खुलता है जहां एक रहने योग्य ग्रह रिया है। प्रोब के उपयोग से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एक पृथ्वी वर्ष रिया में 18 साल के बराबर हजारों लोग ठंड और भूख से भागते हुए नए ग्रह के द्वार से यात्रा करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग पृथ्वी पर मजबूर रहते हैं। जब पृथ्वी के संसाधन समाप्त हो जाते हैं, एक सामूहिक पलायन शुरू होता है जिसे रिया के नए निवासी स्वागत नहीं करते। ब्रैन मार्शल उन शरणार्थियों में एक है जो रिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। गंतव्य से बहुत दूर नहीं, जहाज पर हमला होता है और वह अपने एआई के साथ एडिसन नामक एक बचाव कैप्सूल में बचने को मजबूर होते हैं। जब कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है, एडिसन पास के अंतरिक्ष यान निसा का पता लगाता है जो जवाब नहीं देता। एडिसन इसे उड़ने का सुझाव देता है, लेकिन इससे तेजी से गति बढ़ेगी जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। सौभाग्य से ब्रैन के पास ऐसी दवा है जो अधिक जिफोर्स को सहन करती है, लेकिन उसे दिल में सीधे इंजेक्ट करना पड़ता है। वह समझता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और काउंटडाउन शुरू करता है। कैप्सूल जहाज के साथ संलग्न होता है। अत्यधिक जिलोट से बेहाल होकर ब्रैन बेहोश हो जाता है और अपने अंतिम दिनों को याद करता है, जब वह और उसकी बेटी ने अपनी पत्नी और उसकी माँ को उसके पिता के घर के पास दफनाया। अंतिम संस्कार के बाद वे दादा के घर वापस लौटते हैं, जहाँ वह एक भूखे पड़ोसी को विदा करता है क्योंकि उनके खेत में अब कुछ नहीं उगता। बूढ़ा व्यक्ति महिला पर दया करता है और उसे डिब्बाबंद खाना देता है। जब वह जाती है, ब्रैन बूढ़े के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करता है क्योंकि इन दिनों सुरक्षित दिखाना खतरनाक है, और वह सुझाव देता है कि वे पड़ोसी के पहले बार जो उसने सीखा है उसे साझा करने का अवसर मिले। लेकिन बूढ़ा मना करता है। वर्तमान में ब्रैन जहाज में प्रवेश करता है और एडिसन को सक्रिय करता है। वे नजदीकी हिस्सों से गुजरते हैं और जल्द ही ब्रैन मृत लोगों की लाशें पाता है। वह आश्चर्य करता है कि वे यहाँ किसके लिए अंतरिक्ष में लड़ाई कर रहे होंगे। जल्द ही वह एक दीवार पर देखता है जहाँ चालक दल की तस्वीरें हैं और याद करता है कि रिया अपने आप को मनुष्यों से बेहतर और उन्नत मानते हैं। जल्द ही ब्रैन को खाना और दवाओं का भंडार मिलता है, लेकिन फिर एडिसन उसे बढ़ते विकिरण की चेतावनी देता है और ब्रैन देखता है कि एक महिला उसे लेजर पिस्तौल से निशाना बनाती है। चालक दल को मारने का आरोप लगाती है। हालांकि ब्रैन स्पष्ट करता है कि वह जैसे ही संलग्न हुआ है। महिला जोर देती है कि रियांस पृथ्वीवासियों को बचाव देते हैं और उनका इस तरह बदला दिया जाता है। ब्रैन उसे कहता है कि उसे मार डालो अगर उसे उसका दोष पक्का लगे। इतना कहते ही वह महिला को धक्का देता है और गोली चलने से पहले भाग जाता है। हालांकि महिला बेहतर जानती है और उसे एक अन्य मार्ग में घात लगा लेती है और उसे गिरा देती है। ब्रैन उसे फिर से धक्का देता है और भाग जाता है। मेडिकल बी तक पहुंच जाता है और दरवाजों को ठीक पीछा करने वाले के चेहरे के सामने बंद कर देता है। कुछ दवा लेता है और एक पोर्ट पर ध्यान देता है। चालक दल के एक सदस्य का शरीर है। पास में एक स्क्रीन है जिसमें पूरे चालक दल का डेटा है। ब्रैन उस हमलावर महिला के बारे में जानकारी ढूंढता है, लेकिन अब भी यह नहीं समझ पाता कि जहाज पर क्या हुआ। फिर वह महिला को मेडिकल बे में तोड़ते हुए देखता है और उसके आने की प्रतीक्षा करता है। उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिर निकल जाता है। जल्दी उठती है और अग्निशमन प्रणाली को सक्रिय करती है जो हिस्सों से ऑक्सीजन हटाना शुरू कर देती है। ब्रैन ऑक्सीजन पाइप खोजता है और उसके ठीक बगल में श्वास लेता है। उसका पीछा करने वाला व्यक्ति फिर मास्क पहने आता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और हालांकि ब्रैन कमजोर होता है, वह एक बार फिर महिला को नष्ट कर देता है, जबकि एडिसन वायु आपूर्ति बहाल करता है। बेहोश रियान को जमीन पर छोड़कर ब्रैन पुल की ओर जाता है और एडिसन को तैयार करता है एआई से इंटरफेस करने के लिए। एडिसन अचानक रिपोर्ट करता है कि रियान बुद्धिमत्ता के खिलाफ है, पृथ्वी के पतन का दोष देते हुए। तो जहाज पर कोई एआई नहीं है और लगभग 600 वर्षों के रियान सभ्यता में वे इंसानों से ज्यादा विकसित नहीं हुए। फिर भी एडिसन जहाज के नियंत्रण प्रणाली में प्रवेश करता है। अचानक महिला अब ठीक है दरवाजे पर धमकने लगी, उसे नियंत्रण स्क्रीन के चमकते क्षेत्र को दबाने से रोकने के लिए, लेकिन ब्रैन उसे सुनने की नियत नहीं रखता। वह नहीं समझता कि रियान क्यों तय कर सकते हैं रिया पर कौन रहने के लिए योग्य है और कौन नहीं है, खासकर जब वे सब मूल रूप से पृथ्वी से आए। भी किसी कारण रियाना खुद को उचित ठहराते हैं कि वे जहाजों को गिराए और अपनी ही जाति को साझा ग्रह तक पहुंच नहीं दे रहे। रियान को चोट पहुंचाने के लिए बटन दबाता है, अलार्म बजता है और महिला घुटनों के बल गिर जाती है। यह विश्वास नहीं कर पाती कि उसने वास्तव में ब्रैन के आवेगपूर्ण कार्य की अस्वीकृति व्यक्त करता है और चेतावनी देता है कि परिणाम विनाशकारी होंगे। अगले ही क्षण बड़ी हुई गुरुत्वाकर्षण ब्रैन को फर्श पर गिरा देता है। हम फिर से अतीत में फ्लैशबैक करते हैं, यह मानते हुए कि वह ससुर को नहीं मना सकता। ब्रैन खेत में जाकर पैसे वाला बॉक्स खोलता है
जो उसने कमाया और बचाया ताकि उसकी बेटी रिया जा सके। रिले अपने रिश्तेदारों को छोड़ने से इनकार करती है, लेकिन ब्रैन और उसके दादा खुद को नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुत बूढ़ा मानते हैं। अचानक अलार्म बजने लगता है। ब्रैन लड़की को एक कंटेनर में छिपने का आदेश देता है, जबकि वह एक हथियार पकड़ता है। ब्रैन जागता है, जबकि एडिसन कहता है कि जहाज की प्रणालियां जानबूझकर निष्क्रिय कर दी गई। किसी ने नेविगेशन को नष्ट कर दिया, जिससे जहाज नियंत्रण खो बैठा। और जब ब्रैन ने इंजन फिर से चालू किए तो उन्हें बंद करना असंभव हो गया। जैसे ही वे बीकन तक पहुंचते हैं, एक छोटे ग्रह के लोग उनका पथ बदल देंगे और वे अनिवार्य रूप से शरणार्थी स्टेशन से टकरा जाएंगे। सैकड़ों और लोगों की हत्या। ब्रैन को एहसास होता है कि वह इस प्रक्रिया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, आपको रोक नहीं सका। उस पर झपटती है, मलबा है। वह उसे कुर्सी पर बैठाता है और उसे आरोप लगाता है, लेकिन एडिसन को और मंचन करके शरणार्थियों को मारने का आरोप। वह मानती है यह पृथ्वीवासियों की वजह से हुआ। वह चाहती है कि निशा ले जा रही पृथ्वीवासियों की स्टेशन को आगे चल सके, लेकिन निरीक्षण के दौरान एक अवैध माल जहाज अंदर से लीवर घुमाना है। जब इसकी जांच हो रही थी, वह सो गई। पृथ्वीवासियों की गोलियों की आवाज करते हुए कप्तान ने उसे बताया कि उसने सिस्टम बंद कर दिया था। डीकर होश में आता है, जहाज अंतरिक्ष मॉड से बाहर निकलता है। ओशा पहला इंजन डिस्कनेक्ट कर रही है जब ब्रैन उसे सचेत करता है कि आगे भारी मलबा है और छेद बड़ा है। ओशा को इंजन के हिस्से में जाना होगा। ब्रैन उसे पुनर्जीवित करता है। बाद में एडिसन समझाता है कि उन्हें एक साथ इंजन का नियंत्रण लेना होगा और समन्वित काम करना होगा। इसी दौरान दोनों जॉयस्टिक पकड़ते हैं। जहाज का मार्ग बदलता है। ओशा गंभीर रूप से हिलते हैं। वे दूसरा मैन्यूवर पूरा करते हैं और जी-फोर्स के तहत गिर जाते हैं। अभी जहाज द्वारा हमला किया गया के बाद ब्रैन को लगभग होश खो जाता है। ओशा उसका डिसलोकेटेड हाथ वापस जोड़ती है और वह दर्द से बेहोश हो जाता है। वह दूसरे इंजन पर काम शुरू करते हैं। जब ओशा की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, घर आ जाते हैं सामान ले जाने के लिए। वही जो बूढ़े आदमी ने बताए थे। दादाजी उन्हें जाने को कहते हैं, पर पड़ोसी नहीं जा सकते। उसके परिवार के पास खाने की कमी है और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अधिक सहयोगी बनाने के लिए पड़ोसी किसी को रिले खोजने का आदेश देता है। उनमें से एक आदमी कंटेनर खोलता है जहां वह छिपी थी। बूढ़े आदमी और ब्रैन ने खोल दिया, उन्हें मार डाला। रिले बाहर दौड़ती है, केवल यह देखने के लिए कि हथियार बंद है और उस पर निशाना साधकर गोली चला ब्रैन महिला को मार डालता है। वर्तमान में वापसी। ओशा रिले की फोटो को देखता है और ब्रैन कबूल करता है कि उसने अपनी बेटी खो दी। अचानक ओशा कहती है उसने भी अपना परिवार खो दिया। यहाँ की सरकार ने पसंद नहीं किया पृथ्वीवासियों की मदद करने का उनका प्रयास। उसे राजनीति समझ नहीं आती, लेकिन कई रहन पृथ्वीवासियों के बारे में यह नहीं मानते कि वे बुरे हैं और भी कि उन्हें गेट के माध्यम से आने से रोका जाना चाहिए। ब्रैन कहते हैं वे पृथ्वी नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से बचने का वादा किया। एडिसन उन्हें याद दिलाता है कि बचने के लिए उन्हें काम जारी रखना होगा। अब ब्रैन को नेविगेशन में जाना होगा और जले हुए बोर्ड निकालने होंगे। मुद्दा यह है कि वहां का तापमान -40 डिग्री है। ब्रैन अपना सूट पहनता है और ओशा उसे देखकर हंसता है, नेहा को याद करते हुए, जहां हमेशा गर्म रहता है। लेकिन फिर पृथ्वी भी पहले गर्म हुआ करती थी। ब्रैन बाहर ठंड में कदम रखते हैं और जली बोर्ड की तलाश शुरू करते हैं। इस बीच टेकर एक स्विच तोड़ देता है। उसे उसके कार्यों पर झटका लगता है, खासकर क्योंकि वह भी माइग्रेंट्स के समूह से है। टेकर कबूल करता है कि उसके पास कोई दिक्कत नहीं था। रेहान ने उसके बच्चों को ले लिया और धमकी दी, अगर उसने स्टेशन नष्ट नहीं किया तो उन्हें मार देंगे। यह एक स्वच्छ समाधान है। पृथ्वीवासी अपने लोगों को मारता है, लेकिन पहले उसे ओशा को मारना होगा। जबकि यह हो रहा है, अपना काम खत्म करता है और ओशा से कहता है कि उसे वापस जाने दे। लेकिन ओशा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है। ठंड से कांपते हुए ब्रैन दूसरे निकास से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उस गलियारे में जाना पड़ेगा। अपनी अंतिम ताकत से वह गेट खोलता है और गलियारे में गिर जाता है। उसे मेडिकल कैप्सूल में रखता है। एडिसन रिपोर्ट करता है कि वे सफल रहे। एक बार जब वे सिस्टम को फिर से चालू कर नियंत्रण बाहर हो जाएंगे। कुछ समय बाद ब्रैन होश में आता है और कैप्सूल से बाहर निकलता है। ओशा उसे सब कुछ बताती है जो उसने टेकर से सुझाव देता है कि इस वीडियो को रेहान को दिखाएं ताकि सरकार को खुद को समझाना पड़े, लेकिन पहले उन्हें काम समाप्त करना होगा। इस बीच टेकर फिर से होश में आता है। एडिसन उन्हें जी-फोर्स के बड़े ओवरलोड की चेतावनी देता है और ब्रैन दवाइयां लेने के लिए कार्बोबे की ओर को मदद करने के लिए दौड़ता है। ओशा नियंत्रण प्रणाली से जूझती है, जिसे फिर से चालू किया जा सकता है। कंसोल पर एक तार खोलकर। मुद्दा यह है, एडिसन को नहीं पता कौन सा, तो उन्हें प्रयास करना होगा। जब ओशा ऐसा करती है, ब्रैन न केवल दवा बल्कि एक बड़ा बम भी पाता है। वह पुल की ओर दौड़ता है, देकर उसे सिर पर मारता है। ओशा के पास 2 तार बचे हैं, जिनमें से एक जीवन समर्थन प्रणाली का है, जिसे फिर से चालू होने में 3 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि उसे इस दौरान सांस बंद करनी होगी। वह हिचकती है, पर उसकी किस्मत अच्छी है। इस बीच
देकर ब्रायन से माफी मांगता है, लेकिन वह जोर देता है कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए अचानक डिफोर्स फिर से बढ़ जाती है। रिले को घातक रूप से घायल देखा और फिर ब्रायन उस दिन पर वापस गिरता है जब उसने देकर ब्रायन से माफी मांगता है, पर वह परिवार बचाने के लिए सब कुछ करेगा। अचानक फोर्स फिर बढ़ती है। ब्रायन उसी दिन लौटा जब उसने राइली को पाया और लड़की अपने अंतिम क्षणों में उसे एडिसन दिया जिसे उसने विकसित किया था। उसने वादा लिया कि वह धरती छोड़ देगा। ओशा और ब्रायन होश में आते हैं। ओशा को अंतिम निर्देश देता है और मरने से रोकता है। ब्रायन खुद को इंजेक्ट कर ओशा की मदद के लिए दौड़ता है। रास्ते में डीकर से लड़ता है और उसे हराता है। अपनी अंतिम ताकत से वह ओशा को एंटीफोर्स दवा पहुंचाता है। वह राइली के अंतिम संस्कार के दिन को याद करता है। उसके ससुर ने उससे अनुरोध किया कि उसने वादा किया था पूरा करे, शायद वह इस दुनिया में बदलाव ला सके। तभी उसने एडिसन को सक्रिय किया। वर्तमान में ओशा और ब्रायन होश में आते हैं जब एडिसन बताता है कि जहाज को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए उन्हें सभी सिस्टम रिस्टार्ट करना होगा। इसका मतलब एडिसन कारखाना सेटिंग्स पर रीसेट होगा। ब्रायन इसे नहीं मानता, पर एडिसन के पास दूसरा विकल्प नहीं। उसने पहले ही डेकर का वीडियो सिस्टम में अपलोड कर दिया है और रीबूट के बाद यह सार्वजनिक होगा। तब हर कोई सरकार के अपराध जान जाएगा। शायद तब सब कुछ बदल जाएगा। ब्रायन एडिसन से विदा लेकर सिस्टम रीबूट करता है। जहाज का रास्ता बदलता है और स्टेशन से हटता है। अपनी अंतिम ताकत से डेकर बम सक्रिय करता है जो तुरंत पुल पर रिपोर्ट होता है। ओशा जहाज को गेट पर निशाना बनाते हुए ब्रायन बम को एयरलॉक पर ले जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, वह आंखनुमा खिड़की पर दस्तक सुनती है। ब्रायन जहाज पर लौटता है और मिलकर वे बर्फ में लिपटे पृथ्वी को निहारते हैं। जहाज की मरम्मत कहां से शुरू करें चर्चा करते हैं। 9 महीने बाद वे सिस्टम का फाइन ट्यूनिंग पूरा करते हैं। राह पर लगभग 15 साल बीत चुके हैं और अब वे दोनों वहां एक साथ लौट रहे हैं। जैसे ही वे पहुंचे उन्हें राह से संदेश मिलता है। पृथ्वी वह डिस्पैचर लिसा से सुनकर बहुत खुश होता है, जो जहाज का एक नया हथियार बन चुका है, पर संबंध बदलने में सफल। फिल्म निश्चित रूप से लो बजट है, दृश्यात्मक रूप से सरल है, कहानी भी सरल है और संवाद भी मौलिक नहीं है। फिर भी यह क्लॉस्ट्रोफोबिक साइंस फिक्शन की सबसे खराब मिसाल नहीं।